3 दिसंबर 1984 भोपाल के लोग गहरी नींद में सो रहे थे। सड़कें बिल्कुल सुनसान, घरों में गहरी नींद और शहर बिल्कुल खामोश। लेकिन इस अंधेरी रात में एक जहरीली हवा भोपाल की गलियों में धीरे धीरे फैलने लगी और जैसे ही लोगों ने इस जहरीली गैस को इनहेल किया तो उनके सीने में जलन के साथ साथ सांस लेना मुश्किल हो गया। तेज खांसी और उल्टी होने लगी। आंखों में भयंकर जलन शुरू हो गई, जैसे कोई मिर्च पाउडर डाल दिया हो। दिमाग घूमने लगा और लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। लेकिन इन लोगों की हर तेज सांस के साथ ये जहर उनके फेफड़ों में और भी तेजी से जाने लगा और कुछ ही पलों में कई लोग सड़क पर गिरकर बेहोश हो गए या फिर मारे गए। आखिर उस रात ऐसा हुआ क्या था, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में एक यूनियन कार्बाइड नाम की अमेरिकन केमिकल फैक्ट्री थी, जहां 7 नाम का एक खतरनाक पेस्टिसाइड बनाया जाता था जो खेतों को कीटों मकोड़ों से बचाने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता था। और इस फैक्ट्री का निर्माण 1970 में हुआ था। लेकिन 1980 आते आते कंपनी घाटे में जाने लगी, जिसकी वजह से फैक्ट्री में सेफ्टी मैनेजमेंट पर ध्यान देना कम कर दिया गया। 7 पेस्टिसाइड को बनाने के लिए एक खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता था जिसका नाम था MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनेट। और अगर गलती से भी MIC पानी के साथ मिल जाए तो एक खतरनाक एक्सोथर्मिक रिएक्शन शुरू हो जाता है जो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है। और इस रिएक्शन से निकलने वाली गैस इतनी जहरीली है, अगर इसे हवा में छोड़ दिया जाए तो कुछ ही मिनटों में इंसान की जान ले सकती है। इस MIC को फैक्ट्री के नीचे 3 बड़े अंडरग्राउंड टैंक में स्टोर करके रखा जाता था और इन टैंकों का नाम था E610, E611 और E619। लेकिन उस घटना से पहले इन तीनों में से एक टैंक में कॉस्ट कटिंग बचाने के लिए लगभग MIC को 75% का स्टोर किया गया था, लेकिन 50% या उससे कम ही स्टोर किया जाना था ताकि अगर कोई रिएक्शन हो जाए तो टैंक में पर्याप्त स्पेस होने की वजह से कोई दुर्घटना न हो। MIC को हमेशा 0 डिग्री या उससे नीचे के तापमान में नाइट्रोजन के साथ स्टोर किया जाना था और वो भी कूलिंग सिस्टम के साथ। लेकिन पैसों की बचत के लिए उस कूलिंग सिस्टम को भी बंद कर दिया गया था। इस पूरी ट्रेजेडी की शुरुआत 2 दिसंबर से हुई थी। रात के करीब 9:30 के आसपास सेकंड शिफ्ट के सुपरवाइजर ने एक ऑपरेटर को टैंक से जुड़ी एक जाम पाइप को पानी से साफ करने का ऑर्डर दिया। लेकिन पानी को टैंक में जाने से रोकने के लिए पाइप में एक मजबूत लोहे की प्लेट लगी होनी चाहिए जिसे स्लिप बाइंड कहते हैं। लेकिन पाइप में स्लिप बिंड न होने की वजह से पानी बैकफ्लो होकर सीधे टैंक E610 में तेजी से जाने लगा। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर MIC पानी के साथ मिल जाए तो एक काफी खतरनाक रिएक्शन शुरू हो जाता है और ऐसा ही टैंक के अंदर होने लगा। 11 बजे वर्कर्स की शिफ्ट चेंज होती है और इन लोगों ने ये नोटिस किया कि टैंक का प्रेशर थोड़ा बढ़ रहा है। लेकिन इन लोगों को लगा कि टैंक में लगी गेज मीटर खराब है। 11:30 के आसपास वर्कर्स की आंखों में जलन होने लगी तो उन्होंने MIC यूनिट के आसपास लीक को ढूंढना शुरू किया और एक ऑपरेटर ने देखा कि एक पाइप से हल्की हल्की गैस लीक हो रही थी और MIC भी जमीन पर ड्रिप कर रहा था। लेकिन जब वर्कर्स ने इस चीज के बारे में अपने सुपरवाइजर को बताया तो सुपरवाइजर ने कहा, अभी तो चाय ब्रेक का समय है, चाय पीने के बाद आकर देखते हैं। लगभग 11:45 से 12 बजे तक स्टाफ चाय पीने के लिए चला गया। इन सभी को लगा था कि यह सिर्फ एक छोटी सी लीक है जो फैक्ट्री में अक्सर होती रहती है, जिसे ये लोग रूटीन लीक कहते थे। 12 बजे के बाद ये लोग वापस आते हैं। इस समय टैंक E610 के अंदर रिएक्शन काफी तेजी से हो रहा था, जिससे कंट्रोल रूम में प्रेशर की वजह से गेज का कांटा घूमने लगा। फिर इन लोगों ने फैक्ट्री में लगी छोटी अलार्म को चालू कर दिया, जिसकी आवाज बस फैक्ट्री में सुनाई देती है। बड़ी पब्लिक सायरन को देर से चालू किया गया, जिसे थोड़ी देर बाद बंद कर दिया जाता है ताकि शहर के लोग पैनिक न हो। इस फैलती हुई गैस को रोकने के लिए फैक्ट्री में 3 सबसे मुख्य सेफ्टी सिस्टम थे। पहला, वेंट गैस स्क्रबर। जब लीक गैस इस स्क्रबर से गुजरती तो ये 2 मंजिला मशीन गैस पर कॉस्टिक सोडा डालकर MIC को न्यूट्रलाइज कर देती और जो MIC न्यूट्रलाइज नहीं होती उसे इस दूसरी मशीन में भेजा जाता, जिसे फ्लेयर टावर कहा जाता है। इस टावर के ऊपर आग जलती रहती है जहां MIC को जलाया जाता। और अब आखिरी में एक उपाय ये था कि हाई वाटर प्रेशर से फैलती हुई गैस को न्यूट्रलाइज किया जाए। फ्लेयर टावर बंद होने की वजह से सारी गैस स्क्रबर के जरिए हवा में फैल रही थी। वर्कर्स ने पानी की मोटी पाइप्स को स्क्रबर की तरफ मोड़ दिया ताकि गैस पानी से मिलकर जमीन में गिर जाए। लेकिन स्क्रबर की ऊंचाई
ऊंचाई तकरीबन 100 फीट से ज्यादा थी और पानी की धार 50 से 60 फीट तक जाकर वापस जमीन में गिर जा रही थी। सीधे सीधे ये तीनों सेफ्टी सिस्टम गैस को शहर में जाने से नहीं रोक पाए। पहला असर हुआ, जो लोग फैक्ट्री के बिल्कुल पास ही रहते थे उनकी आंखों में जलन शुरू हो गई, जैसे किसी ने मिर्च जला दी हो। बिजली चली गई और इस अंधेरे में लोग अपने बच्चों को लेकर रोड पर भागने लगे, लेकिन जितना वो भागने के दौरान सांस लेते तो हर सांस के साथ जहरीली गैस उनके फेफड़ों में जा रही थी। लोग भागते भागते अचानक खांसते हुए गिरते और दम तोड़ देते। जब लोग भोपाल की हमीदिया अस्पताल पहुंचे तो उनके सिम्टम्स अजीब थे। लोगों के मुंह से झाग निकल रहे थे और आंखें बिल्कुल लाल होकर सूज चुकी थीं। जब अस्पताल के डॉक्टर यूनियन कार्बाइड प्लांट के डॉक्टर लोया से बात की तो मैनेजमेंट के दबाव में उनके कहे मुताबिक जवाब दिया कि ये सिर्फ मिथाइल आइसोसाइनेट है, जो एक पावरफुल टीयर गैस है। इससे मौत नहीं होती, बस आंखों को पानी से धोकर मरीज को खुले ठंडे हवा में रखें। ट्रेजेडी के दौरान एक जर्मन एक्सपर्ट डॉक्टर मैक्स डॉन्डर ने सुझाव दिया कि ये गैस शरीर के अंदर जाकर साइनाइड जैसा जहर बनाती है। उन्होंने कहा कि मरीजों को सोडियम थायोसल्फेट का इंजेक्शन देना चाहिए। कंपनी ने अपने लीगल बचाव के लिए सही केमिकल कंपोजिशन छुपाया। अगर वो पहले ही घंटों में बता देते कि ये गैस साइनाइड जैसा असर करती है तो हजारों लोगों को सोडियम थायोसल्फेट देकर बचाया जा सकता था। इस पूरी ट्रेजेडी के बाद वॉरेन एंडरसन, जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के सीईओ थे, जब ये भोपाल आते हैं तो तुरंत ही एंडरसन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन 24 घंटों के अंदर ही एंडरसन को बेल मिल जाती है और वो दोबारा से अमेरिका भाग जाते हैं और फिर कभी भारत वापस नहीं आते। भोपाल ट्रेजेडी एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि ये सिस्टम का फेलियर का नतीजा था। और अगर हम ऐसे इंसिडेंट को याद नहीं रखेंगे तो हिस्ट्री खुद को रिपीट करते रहेगी। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सपोर्ट करिए, ताकि ऐसे और भी वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें।